नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉप 20 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस में जो वाकई में आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये बिल्कुल कमांड करना है और ये बताना है कि आपने कितने प्रश्न इसमें सही किए। और आपको हम 20 प्रश्न इस सेगमेंट में करवाने वाले हैं और इन प्रश्नों में जो है सभी प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी, सबके आंसर आपके बताए जाएंगे और सभी में क्या और उससे रिलेटिव एग्जामेबल फैक्ट्स हैं वो भी बताए जाएंगे। उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए और बताइए कि ये प्रश्न कैसे हैं, प्रश्नों की गुणवत्ता कैसी है। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हो, आप सीजी पुलिस देख रहे हैं, यूपी पुलिस, यूपी हायर सेकेंडरी लेवल, यूपी पेट, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, ये जितनी भी परीक्षाएं हैं, अगर सीजी व्यापम से जो एग्जाम हो रहे हैं, CHSL SSC के हो रहे हैं, आप इनको देखिए और ये क्वेश्चंस बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए बताइए कि बैंक दर का अर्थ क्या है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर या अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, इनमें से क्या सही है। इसका सही उत्तर आप बताइए कि बैंक दर का अर्थ क्या है। दोस्तों, इसकी हम पूरी व्याख्या करेंगे और आप इसके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं इसका सही आंसर और पूरी व्याख्या भी आप देखिए साथ साथ में कि जो दोस्तों देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली जो ब्याज दर होती है वो बैंक दर कहलाती है। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर एक देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को अक्सर बहुत ही अल्पकालिक ऋण के रूप में पैसा उधार देता है, उसी को बैंक दर कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। और ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं और आपकी आगामी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आप इसे जरूर याद रखिए। दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चंस हैं और आपको इनके उत्तर भी साथ में बताते हुए चलना है कि इसका सही उत्तर क्या है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। केरल में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश या असम में। इन चारों में से कहाँ पे है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और किसके लिए फेमस है, ये आप कमेंट करके हमें बताइए। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल छाप दीजिए कि इसका सही आंसर क्या है और कांजीरंगा उद्यान किस लिए फेमस है। आइए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर आप देखिए कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर ये है कि ये असम राज्य में स्थित है, जैसा कि आप ऑप्शन डी देख पा रहे हैं। दोस्तों, असम के गोलाघाट एवं नागांव जो जिला है यहाँ पे स्थित है ये हमारा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और यह पार्क दोस्तों विश्व के 2/3 एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं उनका आश्रय स्थल है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसमें आप स्टार लगा के रखिए। और कांजीरंगा में विश्व के संरक्षित क्षेत्रों में बाघों का घनत्व सबसे अधिक है। ये भी हमारी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है, इससे रिलेटिव भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ स्थित है। तो असम में स्थित है, असम के गोलाघाट एवं नागांव जिलों में स्थित है। यह पार्क दोस्तों विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडों का आश्रय स्थल है, ठीक है। और कांजीरंगा जो है विश्व के संरक्षित क्षेत्रों में जो भी बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र हैं उनमें जो है दोस्तों बाघों का जो घनत्व है वो सर्वाधिक घनत्व किसका है, तो हमारे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का है जो असम में स्थित है। ये प्रश्न 2 का आपका सही आंसर हो गया। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। इनमें से आपको बताना है ऑप्शन बी या डी सही है, सी व डी सही है, ए एवं बी सही है या बी व सी सही है। आप बताइए कि जो हिमालयी नदी तंत्र है उसमें से कौन सा ये जो है कौन सी 2 नदियां हैं जो आपको ऑप्शन में दिखाई जा रहे हैं। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है कि निम्नलिखित में से ये जो हिमालयी नदियां हैं बी और सी, तो ये जो गंगा है हिमालय नदी तंत्र की और हमारी ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, ये गंगा की हिमालय की 3 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ये हिमालयी नदी तंत्र की 3 प्रमुख नदियां। दोस्तों, अगर जहाँ तक बात करें ये महानदी गोदावरी और आपकी कृष्णा कावेरी, ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो पश्चिमी तट के पास उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, पूछी भी जाती हैं, ठीक है। तो जो गोदावरी आपकी है ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं, न कि हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, ठीक है। तो गोदावरी और कावेरी ये दोनों के बारे में आपने यहाँ पे देखा, ये गोदावरी और ये कावेरी। साथ साथ में कृष्णा और महानदी को भी आप देखिए, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो पश्चिमी तट के पास उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। आप इसे भी जरूर याद रखिए। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि हमारी जो गंगा है और ब्रह्मपुत्र है ये हिमालय से निकलने वाली नदियों के तंत्र में है, ये हिमालयी नदी तंत्र में आती हैं। 100 रुपये के नोट पर 100 रुपये
का नोट जो होता है किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, इसे आपको बताना है। वित्त सचिव हस्ताक्षर करते हैं, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, आरबीआई के गवर्नर। तो आप बताइए, बिल्कुल बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और अभी हाल ही लेटेस्ट में पेट एग्जाम में पूछा गया है। जो यूपी पेट का एग्जाम हुआ था उसमें पिछली बार पूछा गया था। तो दोस्तों इस पे जो हस्ताक्षर होते हैं, आप देखिए कि 100 रुपये का जो नोट होता है दोस्तों, इस पे आरबीआई की गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई अधिनियम की धारा 22 के तहत आरबीआई के पास 1 रुपये के नोटों को छोड़कर विभिन्न मूल्य वर्ग की करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार जो इनके पास है कि खाली 1 रुपये का जो नोट है इसी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने नोट जारी होते हैं उसको जारी करने का अधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास है दोस्तों। और 1 रुपये के नोट की बात किया जाए, 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो 100 रुपये के नोट पर नहीं, 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। और जबकि अन्य जितनी भी नोट हैं उस पर आरबीआई की गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ। ठीक है, तो ये यही है आपका 100 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, तो आरबीआई गवर्नर का। खाली 1 रुपये का नोट ऐसा है जिस पे जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी सभी नोटों पर जो है आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों ये देखिए प्रश्न अर्थशास्त्र से रिलेटिव है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा। इनमें से कोई नहीं, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कोई असर नहीं होगा। आप बताइए इसका क्या होगा। अगर जो है कोषानुपात को घटा दिया जाए, जो नगद कोषानुपात है उसे हटा दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है कि यदि आरबीआई जो है नगद कोषानुपात को घटा दे, जो आपका सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये सीआरआर है, इसका फुल फॉर्म भी हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। इसमें होता क्या है दोस्तों कि अगर जो है कोषानुपात सीआरआर को घटा दे तो इसका जो है असर होगा कि क्या है, बढ़ जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात एक बैंक की कुल जमा राशि का वह भाग है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाद में तरल नकदी के रूप में कोष के रूप में बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। दोस्तों सीआरआर जितना अधिक होगा बैंकों के पास तरलता उतनी ही कम होगी। और जबकि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात को कम करने का फैसला करता है तो बैंकों के पास उपलब्ध धन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर कम करेगा तो इसकी जो बैंकों के पास उपलब्ध धन की मात्रा है वो बढ़ेगी। और अगर जो है दोस्तों आप देखें कि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ बैंक के पास तरल धन की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर ये कम करता है तो कम करेगा तो बढ़ जाएगी, ठीक, और ज़्यादा करेगा तो इनके पास तरलता जो है, नगदी जो नगद पैसे हैं उसकी तरलता का अनुपात इनके पास क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखना, ये व्युत्क्रमानुपाती चलते हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। वैश्विक, मिश्रित, पूंजीवादी या समाजवादी। इनमें से कौन सी आर्थिक अर्थव्यवस्था है जिसमें जो है जो इनका अनुपात है, इनका मुख्य लाभ क्या है, लाभ को अर्जित करना। तो हम सभी जानते हैं कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें क्या है, मुख्य लाभ है इन आर्थिक गतिविधियों का कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित किया जाए। दोस्तों इसका रेफरेंस भी आप देखिए कि पूंजीवाद उस आर्थिक प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें संसाधनों का निजी स्वामित्व होता है और आर्थिक गतिविधियों के पीछे मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है, यह उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व पर आधारित एक आर्थिक व्यवस्था है। इसे आप याद रखिएगा कि ये जो चारों अर्थव्यवस्थाएं दी गई हैं ये बिल्कुल प्रश्न पूछा गया है, ये पेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ये इसे आप जरूर याद रखिए। और ये हमारे अगले आगामी एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न आप सीधे जो है अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत आती है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य, या इनमें से कोई नहीं। इसका जरूर आप सही आंसर बताइए कि पंचायती राज, जिसे आप जानते हैं 73वां संविधान संशोधन भी आपको पढ़ना है और आपने नहीं पढ़ा है तो हमारी स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 की यूट्यूब चैनल पर दोस्तों ये पूरी क्लास अपलोड है, आप उसे एक बार जरूर देखिए। और करंट अफेयर की भी क्लासेस आप जरूर देखिए दोस्तों भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके अंतर्गत रखी गई है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था का जो महात्मा गांधी जी का ख्वाब था, सपना था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना है जिसके तहत हमारे देश का नागरिक एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है इसको एक को शामिल किया गया जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों
को व्यवस्थित करने का कदम उठाएगा। तो ये वही कदम उठाया गया है 73वें संविधान संशोधन के तहत। ये देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। किसने पूरा किया? 73वें संविधान संशोधन ने पूरा किया, जो गांधी जी का मुख्य सपना था। ये सपना भी अब ये पूरा हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए फेमा क्या है। फेमा का आप पूर्ण रूप बताइए। फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो दोस्तों जिसका सही आंसर हो जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो होता है ये इस फेमा का पूर्ण रूप है। ये पूछा गया है, इसे आप भी जरूर याद रखिए और इसके रेफरेंस को आप देखिए कि केंद्र सरकार ने भारत में विदेशी भुगतान और सीमा पर व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एक अधिनियम तैयार किया, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के रूप में जाना जाता है। और फेमा को साल 1999 में लागू किया गया था, जिसका पूरा अधिवेशन जो है दोस्तों, ये इसका जो पुराना अधिवेशन है, ये जो पुराना अधिनियम इसका था, इसे फेरा कहा जाता था। पहले इसका नाम फेरा था और फेरा का जो फुल फॉर्म होता था विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम। तो फेरा के स्थान पर क्या आया है? फेमा आया है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसका पुराना नाम भी पूछ सकता है, पुराना नाम क्या था? तो पुराना ये जो है फेरा इसका नाम था, और उसके बाद ये जो आप फेमा देख रहे हैं वहीं पे आपका आर जुड़ जाएगा एम को हटाकर। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 14 आप जानते हैं समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 21, और ये यहाँ भी अनुच्छेद 21 हो गया है, आप इसको अनुच्छेद 19 कर सकते हैं कि जो हमारी विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी वो है। और अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण होता है ये अनुच्छेद 29 में दिया गया है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इन्हें आप याद रखिए। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण संबंधित है। इनके मतलब इनके बारे में बताया गया है। यह अल्पसंख्यकों द्वारा एक विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति के को जो संरक्षण का प्रावधान करता है, और किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, जाति, भाषा इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संचालित राज्य निधि सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक है दोस्तों, शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 29 में जो है बाकायदे इसका वर्णन किया गया है, इसे हमें याद रखना है। आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, अनुच्छेद 21 ए से, अनुच्छेद 17 से। तो इसका आंसर आप टिक करिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा और प्रश्न की गुणवत्ता कैसी है। आप क्लास को देख रहे हैं तो आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो, ये सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, इसे आप याद रखिए। अनुच्छेद जो 21 ए है दोस्तों, ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 21 का को शामिल किया गया है, और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 21 का के तहत परिकल्पित परिणामी कानून का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों ये अनुच्छेद 21 का, और आरटीआई से ये है आपका आरटीआई, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुई है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो दोस्तों जो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, और इसका जो रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर का, इसे क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसे आप जरूर याद रखिए। ये दोस्तों इसका मुख्य उपयोग सूखे बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके निर्मित किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। और ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्टेराइट अम्ल या हाइपोक्लोरस अम्ल का मिश्रित नमक माना जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट अम्ल या हाइपोक्लोरस अम्ल का मिश्रित नमक भी माना जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला, रितु कारीदाल, श्रेया बादला या शिरीष वंदाला। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, शिरीष वंदाला जी जो हैं, ये जो है हमारे भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। इससे पहले कल्पना चावला को आपने देखा है कि आप देखिए कि 12 जुलाई 2021 को एरोनॉटिकल इंजीनियर शिरीष बांदला कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बन चुकी हैं। इससे पहले कल्पना चावला जी गई थी, जो एक दुर्घटना में जो है इस दुनिया में नहीं रही। शिरीष बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला भी बनी है, इसे भी आपको याद रखना है। भारतीय मूल की अगर बात किया जाए तो ये भारतीय मूल की दूसरी होंगी,
ठीक है। और अगर अमेरिकियों में पूरा बात किया जाए तो ये तीसरी अमेरिकी मतलब भारतीय अमेरिकी महिला भी बनी है, इन्हें आप बिल्कुल याद रखिए। कितने भारतीय राज्य नेपाल से अपनी सीमा को साझा करते हैं बताइए। कि जो नेपाल है, हमारे नेपाल से 2 राज्य सीमा साझा करते हैं, 3 साझा करते हैं, 5 करते हैं, 4 करते हैं। इनमें से सही आंसर क्या है उसे आप टिक करिए और बताइए कि आपका सही आंसर क्या है। और अगर आपने जो है इसका सही उत्तर नहीं दिया है तो आप इसको यहाँ देखिए कि हमारे नेपाल से 5 राज्य जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ठीक है, तो इन्हें आप बिल्कुल याद रखिएगा। और भारत लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा नेपाल से साझा करता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया है। अब सितंबर का माह चल रहा है तो सितंबर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसे आप जरूर याद रखिए। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिंदी को अपनाने की याद दिलाता है। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजीव गांधी या सीवी रमन? तो हम सभी जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी जिन्होंने गीतांजलि लिखा था और 1912 में इनको क्या मिला था? जो है नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक और प्रथम एशियाई व्यक्ति भी हैं। तो पहले भारतीय नागरिक भी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और उसके साथ साथ में प्रथम एशियाई भी हैं। इसके साथ में ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति जो है बने थे। मतलब यूरोप के बाहर किसी को पहली बार अगर जो नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला है तो वो किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। बेहद ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है बताइए? लखनऊ में, बेंगलुरु, दिल्ली या औरंगाबाद? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगाबाद। और औरंगाबाद का हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने क्या नाम बदल के रखा है इसको आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अजंता एवं एलोरा गुफाएं दोस्तों कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद में है दोस्तों। और ये औरंगाबाद कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। इसी का नाम बदल कर उन्होंने क्या रख दिया है? संभाजी नगर रखा है। इसे आप याद रखिएगा। गुफाओं के परिसर में दोस्तों ये जो अजंता और एलोरा गुफाएं हैं यहाँ पे बौद्ध मठ, हिंदू एवं जैन मंदिर स्थित हैं। अजंता एवं एलोरा गुफाओं को विश्व धरोहर सूची में भी नामित किया गया है, शामिल किया गया है। प्रश्न कैसे हैं? और क्लास को अभी तक दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारी स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के नाम से जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जो है ज्वाइन कर लीजिए। और ये सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको सेम टू सेम क्लास के जस्ट बाद जैसे आप देख रहे हैं आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करिए और आपको मिल जाएगा। ओणम किस भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो हम सभी जानते हैं कि ओणम कहाँ का है? केरल का है या कि तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, असम का है? सही आंसर आप टिक करिए और बताइए क्या है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये केरल है, सही आंसर। यह त्यौहार दोस्तों केरल में मनाया जाता है। यह त्यौहार मलयालम महीना जिसे चिंगम कहा जाता है, ठीक है, जो अगस्त और सितंबर के दौरान पड़ता है, इसी समय में ये ओणम त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। और यह त्यौहार हमारे भगवान विष्णु के वामन अवतार और पौराणिक राजा महाबली की घर वापसी के इस मरणोत्सव का प्रतीक है, जिसे मलयाली लोग अपना राजा मानते हैं। किसको मानते हैं? तो महाबली को अपना ये राजा मानते थे। और भगवान विष्णु का जो वामन अवतार है, यही वामन अवतार पे ये जो है इसको फोकस करता है। ये ओणम त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है। ये चीज़ें आपको किसी क्लास में अभी तक आपने इसको नहीं, बस आपने खाली इतना याद किया होगा ओणम कहाँ का त्यौहार है, केरल का, किस लिए मनाया जाता है। तो अब आप ये जान चुके हैं स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के माध्यम से। आइए आगे बढ़ते हैं। 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग प्रारंभ हुई थी? तिलक अरविंद घोष, तिलक बिपिन चंद्र पाल, तिलक लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट एवं लोकमान बाल गंगाधर तिलक? तो ये आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। और इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि जो है 1915 एवं 16 में जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आए। ठीक है, एनी बेसेंट ने 1916 में किया है और लोकमान्य तिलक जी ने जो किया है वो 15 में किया था। ठीक है दोस्तों, इसे 15 आपको याद रखना है। अप्रैल 15 में किसने किया है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। और एनी बेसेंट ने कब किया है? सितंबर 16 में किया है। और ये सितंबर महीना चल भी रहा है तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तिलक लीग की स्थापना पूना में हुई थी तथा जो एनी बेसेंट ने किया था उसकी स्थापना मद्रास में हुई थी। इसे भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन
कहा जाता है दोस्तों? कि हमारे दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इसे भी आपको जरूर याद रखना है। और दादा भाई नौरोजी को दोस्तों भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, जो एक पारसी धर्म के व्यक्ति थे। ए.ओ. ह्यूम के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय भी इनको दिया जाता है। इनकी एक पुस्तक है जो पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक दोस्तों भारत के धन के ब्रिटेन में जाने के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करता था। ये 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? और ये निस्संदेह टॉप क्वेश्चन थे। आप इस क्लास के बारे में बताएं, कमेंट करके बताएं। और PDF चाहिए तो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।